नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है हमारे इस वायरल कॉन्सेप्ट चैनल पे। तो आइए आज के इस कॉन्सेप्ट लेक्चर में हम लोग रक्त के बारे में पूरी डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। तो लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जिसका पीएच मान अप्रॉक्स में 7.4 होता है। ऐसे देखा जाए तो इसका जो वैल्यू है वो 7.35 से लेकर के 7.43 के आसपास होता है, लेकिन उसको एवरेज करके हम लोग बोलते हैं कि जिसका पीएच मान 7.4 है। अगर 7.4 है तो बताइए कि अम्लीय है या क्षारीय? तो ये क्षारीय द्रव है जो मनुष्य के या किसी भी जीवित जंतुओं के शरीर में रक्त वाहिनियां परिसंचरण का काम करता है। अगर रक्त हमारे बॉडी में मनुष्य के शरीर में देखा जाए तो 100% में होता है। अगर अपने आप में 100% है तो 100% में उसका दो भाग होता है। पहला होता है ठोस कण और दूसरा भाग होता है प्लाज्मा। रक्त का दो भाग होता है, एक होता है ठोस वाला भाग और एक होता है द्रव वाला भाग। तो द्रव वाला भाग को हम प्लाज्मा कहते हैं और ठोस वाला भाग को हम लोग रक्त कणिका कहते हैं या रुधिराणु के नाम से जानते हैं। ये रुधिराणु या रक्त कणिका 3 प्रकार के होते हैं: रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। ये 3 प्रकार के होते हैं: रेड ब्लड सेल आरबीसी, व्हाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है जिसे हम लोग रक्त प्लेटलेट्स के नाम से भी जानते हैं। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि माइक काम कर रहा है या नहीं। चलिए, माइक तो अच्छी तरह से काम कर रहा है, चालू भी है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। उसके बाद हम प्लाज्मा पर आएंगे। सुनिए ध्यान से। प्लाज्मा आरबीसी कहता है कि आरबीसी का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है इरिथ्रोसाइट। क्या होता है? इरिथ्रोसाइट। आरबीसी का साइंटिफिक जो नेम होता है वो होता है इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का जो नाम होता है साइंटिफिक वो होता है लिम्फोसाइट्स। एंड प्लेटलेट्स का जो वैज्ञानिक नाम या साइंटिफिक जो नेम होता है वो होता है थ्रोम्बोसाइट। तो ये 3 प्रकार के जो कोशिका आप लोगों को दिख रहा है रक्त में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। अब आइए पहले हम लोग एकक के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। आरबीसी क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होते हैं और ये प्लेटलेट्स क्या होते हैं और व्हाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं। इसका साइंटिफिक नेम इरिथ्रोसाइट्स है और इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, वो लगभग 96% होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें अप्रॉक्स लगभग आपको 96% ग्लोबिन पाया जाता है और वो ग्लोबिन और बाकी कुछ जो पाए जाते हैं वो हिम पाए जाते हैं, यानी कि लोहा पाए जाते हैं। हिम पाए जाते हैं 4% से 5% और 95 से 96% हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। और ये हीमोग्लोबिन रेड कलर का होता है जिसके कारण ही आरबीसी का जो कलर है वो लाल होता है। आरबीसी का जो कलर होता है वो होता है रेड, किसके कारण? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। कहता है कि इसमें केंद्रक नहीं रहता है। कहता है कि आरबीसी में केंद्रक उपस्थित नहीं रहता है और नहीं रहने के कारण ही हम लोग जब ब्लड से डीएनए जांच करते हैं तो उसके आरबीसी से जांच नहीं किया जाता है, क्योंकि आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है। अब अगर अनुपस्थित केंद्रक है तो बताइए कि डीएनए और आरएनए की जो उपस्थिति होती है वो मुख्य तौर से होता है केंद्रक के भीतर। कोशिका के केंद्रक के भीतर डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। तो बताइए कि जब केंद्रक उपस्थित ही नहीं है तो हम लोग जांच कर पाएंगे क्या? तो नहीं जांच कर पाएंगे। तो आरबीसी से हम लोग डीएनए की जांच नहीं करते हैं, इसमें केंद्रक नहीं होता है। और रक्त में कहता है कि आरबीसी की कहिए कमी या फिर आप कहिए कि हीमोग्लोबिन की कमी कहिए। तो रक्त में आरबीसी की कमी या हीमोग्लोबिन की कमी से हम लोगों के शरीर में एनीमिया या रक्त अल्पता रोग या रक्त क्षीणता रोग होता है। चलिए अब हम आगे आते हैं डब्ल्यूबीसी में। कहता है डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम होता है लिम्फोसाइट। डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम होता है लिम्फोसाइट। इसमें केंद्रक होता है उपस्थित। इसीलिए अगर डीएनए जांच किया जाता है तो आरबीसी से नहीं डब्ल्यूबीसी से किया जाता है, क्योंकि
WBC में केंद्रक उपस्थित रहता है। और यहाँ पे इसका बात किया जाए कि WBC का आकार अनिश्चित होता है। इसका आकार आपको किसी भी तरह का दिखेगा, ऐसा दिखेगा, गोल दिखेगा, आपको किसी भी लंबा आकृति का दिखेगा, तो इसका आकार अनिश्चित होता है, लेकिन इसका आकार निश्चित होता है। अगर बात करें कि इसका आकार का, तो इसका आकार आपको लगभग इस तरह से आपको दिखेगा। इस तरह से आकार होता है RBC का। ये है RBC का आकार, लेकिन WBC का कोई फिक्स्ड आकार नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। WBC मुख्य तौर पर ये हमारे शरीर में हानिकारक कीटाणुओं को भक्षण या मारने का काम करता है, जिसमें कुछ इस तरह से इसमें पाए जाने वाले कण या कोशिका है। जैसे इसमें क्या करता है कि एक होता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट्स क्या करता है कि एंटीबॉडी का निर्माण करता है, और एंटीबॉडी का जब निर्माण करता है तो वह एंटीबॉडी क्या करता है कि जब हमारे शरीर में किसी भी हानिकारक कीटाणु का प्रवेश होता है तो वहां पे एंटीबॉडी क्या करता है, ये एंटीबॉडी लिम्फोसाइट की सूचना देता है कि भाई साहब यहाँ पे हमारे शरीर में कोई हानिकारक कीटाणु आ रहे हैं। तब यहाँ पे लिम्फोसाइट जागता है, और जागने के बाद वो लिम्फोसाइट हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले हानिकारक वायरस, बैक्टीरिया एवं कवकों को मार देता है। कौन? लिम्फोसाइट मारने का काम करता है, ये देखने का काम करता है, मैंने बॉडीगार्ड का काम करता है, तो एंटीबॉडी करता है। और लिम्फोसाइट्स उसको मारने का काम करता है, और उसको भक्षण करने का काम यानी कि पचाने का काम या उसको खाने का काम करता है, तो मोनोसाइट्स करता है। इसीलिए यहाँ पे मोनोसाइट बड़ा होता है। मोनोसाइट का जो आकार होता है WBC में वो सबसे बड़ा होता है। लिम्फोसाइट्स यहाँ पे दो तरह के होते हैं। यहाँ पे एक होता है T लिम्फोसाइट्स और एक होता है B लिम्फोसाइट्स। दो तरह के WBC में लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं, एक होता है T लिम्फोसाइट्स और एक होता है B लिम्फोसाइट्स, याद रखिएगा। अब यहाँ पे मोनोसाइट्स भक्षण कर दिया, बाकी ये सब तीनों को काम मदद करना है सिर्फ और सिर्फ कीटाणुओं को मारने में। इन सबों को मदद करने का काम करता है न्यूट्रोफिल और इओसिनोफिल और बेसोफिल, ये तीनों मदद करते हैं। जबकि ये बॉडीगार्ड का काम करता है, ये उसको मारने का काम करता है, और ये उसको भक्षण करने या पचाने का काम करता है। अब आइए हम लोग प्लेटलेट्स की ओर चलते हैं। प्लेटलेट्स क्या है? कहता है कि प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक या साइंटिफिक नेम जो होता है वो होता है थ्रोम्बोसाइट, और ये मुख्य तौर पर हमारे शरीर से जब रक्त बहने लगता है तो वो उसको थक्का बनाने में मदद करता है। और इसकी कमी से अगर मनुष्य के शरीर के रक्त में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाने के कारण हमारे शरीर में डेंगू नामक रोग उत्पन्न होता है। कौन सा रोग उत्पन्न होता है? डेंगू नामक रोग उत्पन्न होता है। अगर प्लेटलेट्स की कमी हो गई तो आप इसको कैसे मेंटेनेंस कर सकते हैं? तो उसके लिए आप विभिन्न प्रकार के फलों का उपयोग कर सकते हैं। फलों में बहुत ज्यादा मात्रा में प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, और प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ाने का काम करता है। जैसे कीवी फल हो गए, पपीता हो गए, तो ये सब जो फल होते हैं वो हमारे रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या को बढ़ाने में मदद करते हैं। अब ये तीनों की संख्या की बात कर लेते हैं। इसकी संख्या बहुत ज्यादा होता है, करीबन आपको मिलेगा 50 लाख। इसकी संख्या जो होती है वो होती है 50 लाख। इसकी संख्या इसके अपेक्षा बहुत कम होता है, लगभग 4 से 10 हजार के करीब होता है। लगभग WBC की संख्या 4 से 10 हजार के करीब होता है, और प्लेटलेट्स की संख्या होता है 2 से 4 लाख के आसपास। ये अप्रॉक्स वैल्यू है, ये पूरी तरह से कैलकुलेट किया हुआ वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किसी मनुष्य के शरीर में कम रक्त होता है तो किसी के शरीर में ज्यादा होता है। तो इसी के अनुसार RBC की संख्या 50 लाख होता है, WBC की संख्या 4 से 10 हजार होता है, और प्लेटलेट्स की संख्या 2 से 4 लाख होते हैं। इसकी जो जीवन काल होता है, वो जीवन काल जो होता है RBC का जीवन काल होता है 20 से लेकर के 120 दिन तक। इसका बहुत ज्यादा दिन नहीं होता, ये 7 से 10 दिन तक इसका अप्रोक्स होता है। अब सुनिए, अब यहाँ पे हम लोग आते हैं। रक्त में 45% होता है रुधिर या रक्त कणिका, और 55% होते हैं प्लाज्मा। रक्त में 55% प्लाज्मा होता है, और यहाँ पे 45% कौन होता है? रक्त कणिका होते हैं। अब आइए हम लोग प्लाज्मा के बारे में समझते हैं। प्लाज्मा एक द्रव है, रक्त में मौजूद एक द्रव है, जिसमें प्लाज्मा एक रंगहीन द्रव है। देखिए यहाँ पे लिखे हैं, ये एक रंगहीन द्रव है और इसमें प्रोटीन पाया जाता है। और प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा का स्ट्रक्चर जो होता है, उसमें प्लाज्मा का कुल 100% हिस्सा में से 90%
उसका भाग जल होता है। प्लाज्मा का 90% भाग जल होता है, 7% भाग प्रोटीन होता है एवं अन्य जैसे ग्लूकोज होते हैं और ये सब चीजें उपस्थित रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट वगैरह वसा वगैरह उपस्थित रहते हैं। कहाँ? तो प्लाज्मा में उपस्थित रहते हैं। इसका ये रंगीन होता है, इसमें प्रोटीन पाया जाता है जिसमें 3 प्रकार के प्रोटीन है, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और हिपैरिन। ये 3 प्रकार के प्रोटीन है और जब प्लाज्मा में से हम लोग जब रक्त के प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को निकाल दिया जाता है तब अब प्लाज्मा में 2 प्रकार के प्रोटीन बच रहे होते हैं, एक होता है प्रोथ्रोम्बिन और एक होता है हिपैरिन। जब रक्त के प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को हटा दिया जाता है तो वहां पे 2 प्रकार के प्रोटीन बचते हैं, एक होता है प्रोथ्रोम्बिन और यहाँ पे एक होता है हिपैरिन। तो अब वो प्लाज्मा कहलाता है सीरम। क्या कहलाता है? प्लाज्मा सीरम कहलाने लगता है। चलिए, आई होप ये पूरी तरह से आपको रक्त समझ में आई होगी। ये पूरा वीडियो लेक्चर आपको पूरी तरह से क्लियर होगा। अगर क्लियर ना हो तो फिर से एक बार वीडियो को रिपीट करें और पूरी तरह से समझने का प्रयास करिए। और हर सेक्टर में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको लगभग 1 सवाल या 2 सवाल हर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो इसीलिए इसको बहुत अच्छी तरह से शुरुआती से लेकर के एंड तक देखने का प्रयास करिएगा। बहुत बहुत थैंक यू आपको वायरल कॉन्सेप्ट चैनल पर। और अगर आपको इसी तरह से नए नए लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी जरूर करें ताकि आप और लोगों को एक साथ जुड़ सके। ये नया चैनल हमारा वायरल कॉन्सेप्ट अजीत कुमार के साथ। थैंक यू।